गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम डिफरेंट सब्जेक्ट से हमने थोड़ा सा यूनिक टॉपिक उठाया। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है पीडियाट्रिक मींस चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में हमने सबसे बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट, जो कि हार्ट रिलेटेड है, हार्ट रिलेटेड डिजीज कंडीशन से है। ठीक है, तो हमारा है टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट। टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट मैंने आपको पहले बता दिया कि ये एक हमारी हार्ट से रिलेटेड डिजीज है। तो ऑफकोर्स अगर हम चाइल्ड हेल्थ पढ़ रहे हैं तो वो बच्चों से रिलेटेड होगी। तो सबसे हम पहले बात कर लेते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट के बारे में। तो हमारा टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट क्या है? टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट है पैलेट एक हमारे फ्रेंच के फिजिशियन थे जिन्होंने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। जो पैलेट थे हमारे फ्रेंच के पहले फिजिशियन थे जिन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, और ये किया था 1988 में, सॉरी 1888 में। ओके, और यहाँ पे आ गया टेट्रो। टेट्रो मतलब क्या होता है? टेट्रा मतलब होता है 4, टेट्रा मतलब होता है 4। तो टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट, टेट्रा मतलब 4 क्यों है यहाँ पे? 4 इसलिए है क्योंकि ये जो डिजीज है, ये जो नॉर्मलिटी है वो 4 डिफेक्ट से मिलकर बनी है। हम अभी आगे पढ़ेंगे जो ये वाली डिजीज है जिसको हम अपनी लैंग्वेज में TOF भी कहते हैं, और मैं नेक्स्ट फर्दर लेक्चर में मैं TOF ही यूज करूंगी कि आप लोग समझ आए। जो TOF ये जो कंडीशन है ये 4 एबनॉर्मलिटी से मिलकर बनी है, या 4 डिफेक्ट हम जिसको कह सकते हैं। इसमें ये 4 डिफेक्ट से मिलकर बनी है। जब ये टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट है, वो कौन सी है, क्या है, वो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट क्या है। TOF, तो TOF वो कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट है। दिस डिफेक्ट इज कंसिस्ट ऑफ 4 डिफेक्ट। इट इज ए कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इट इज ए कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट। कॉन्जेनाइटल मतलब क्या होता है? कॉन्जेनाइटल मतलब बाय बर्थ जो चीज रहती है, जो डिफेक्ट है, जो भी डिजीज हमारे अंदर बाय बर्थ मतलब कि जो जन्मजात रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्जेनाइटल। तो इट कंसिस्ट ऑफ 4 डिफेक्ट। TOF इज कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ 4 डिफेक्ट। गॉट इट? इसमें 4 डिफेक्ट होते हैं एंड विच अकर ड्यू टू डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी ऑफ हार्ट, विच इज ड्यू टू डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी ऑफ हार्ट। गॉट इट? ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और कब होती है? ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ये हमारी पूरी कंप्लीटली डेफिनेशन हो गई है TOF के बारे में। तो TOF क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इट इज ए कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट। इट इज अ कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट जो कि बाय बर्थ जो भी डिफेक्ट हमें होता है उसको हम कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट कहते हैं। कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ 4 डिफेक्ट। इसमें 4 डिफेक्ट पाए जाते हैं विच इज ड्यू टू डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटी ऑफ द हार्ट। हार्ट की जो डेवलपमेंट है वो पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती और उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी हो जाती है, मतलब जैसा उसको होना चाहिए था वो वैसा नहीं होता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। और ये कब होता है? जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 8 वीक होते हैं प्रेगनेंसी के, उसमें ये डेवलप होता है, ये मतलब ये डिफेक्ट डेवलप होता है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई है कॉन्जेनाइटल। TOF इज अ कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ 4 डिफेक्ट विच इज ड्यू टू डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटी ऑफ हार्ट।
प्रेगनेंसी। अब हम पढ़ेंगे कि वो जो 4 डिफेक्ट है वो 4 डिफेक्ट क्या है। 4 डिफेक्ट हमारे कौन कौन से हैं? 4 डिफेक्ट जो पढ़ लेते हैं हमने, ये तो देख लिया कि हमारी 4 डिफेक्ट से मिलकर बनी, तो 4 डिफेक्ट कौन कौन से? फर्स्ट है इसमें हमारा वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, सेकंड है हमारा पल्मोनरी स्टेनोसिस, थर्ड है हमारा ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा, और फोर्थ है हमारा अरोटा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। तो ये हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसमें हमने ये भी देख लिया कि कंजेनिटल डिफेक्ट होता है, 4 डिफेक्ट से डिफेक्ट इसमें होते हैं। तो वो 4 डिफेक्ट कौन कौन से? फर्स्ट हमारा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, सेकंड है हमारा पल्मोनरी स्टेनोसिस, थर्ड है हमारा ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा एंड फोर्थ है हमारा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। अब इसके बारे में हम फर्दर लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं, चारों डिजीज कंडीशन कौन कौन सी होती हैं और उनमें क्या क्या होता है। तो ये आपको डेफिनेशन आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी। 4 डिफेक्ट हमारे कौन कौन से? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। अब हम पढ़ेंगे इसके कॉजेज और इटियोलॉजी के बारे में। कॉजेज या इटियोलॉजी जो हम कह सकते हैं, कॉजेज और रिस्क फैक्टर। रिस्पेक्टिव कॉजेज में बता दें, इसका कॉजेज इसका अभी तक अननोन है, इसका एक पर्टिकुलर कोई रीजन नहीं है कि क्यों हो जाता है, तो इसका कॉजेज अननोन है। लेकिन रिस्क फैक्टर कि किन लोगों में ये सबसे ज्यादा होने के चांसेस हो सकते हैं, किन बच्चों में, तो कॉजेज हमारा आ जाएगा तो वायरल इलनेस में हमारा हो जाएगा कि मदर, अगर फर्स्ट है हमारा वायरल इलनेस, अगर मदर को कोई ऐसी डिजीज हो जाती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कि उसका इफेक्ट बच्चे पे पड़ जाता है, तो वो हमारा उससे हमारे कोई भी हार्ट की पैथोलॉजी ऑफ अलग होने से उन बच्चों को हो सकता है। तो फर्स्ट है हमारा वायरल इलनेस में जैसे कि आ गया हमारा रुबेला, जर्मन मीजल्स जिसको हम बोलते हैं। सेकंड हमारा आ जाएगा अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये सारी मैं कंडीशन आपको बता रही हूँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑफ कोर्स है कि अगर डिजीज कब हो रही है? प्रेगनेंसी के फर्स्ट 8 वीक में, तो ऑफ कोर्स ये सब प्रॉब्लम्स जो माँ के साथ हो रही होंगी, तो अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर ले रही है। थर्ड हमारा आ जाएगा ए मदर ओल्डर देन 40 एज, ठीक है। डी हमारा आ जाएगा इसमें अगर जो पेरेंट्स हैं मदर बच्चे के फादर या मदर में से हिस्ट्री ऑफ अगर हिस्ट्री होती है TOF की और डाउन सिंड्रोम किसी को है, तो भी वो रिस्क फैक्टर में आ जाते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में। तो ये हमारे थे कॉजेज अभी तक अननोन है। रिस्क फैक्टर हमारा आ जाता है वायरल इलनेस, अगर मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई वायरल इलनेस हो जाता है सच एज रुबेला, जिसको हम जर्मन मीजल्स भी बोलते हैं। सेकंड आ जाता है अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर माँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्कोहल लेती है तो भी रिस्क फैक्टर में आ जाता है बच्चा। थर्ड है अगर हमारे जो मदर है वो ओल्ड एज में कंसीव करती है, मतलब अबाउट द एज ऑफ 40 अगर मदर कंसीव करती है बेबी को, तो भी चांसेस बढ़ जाते हैं पैथोलॉजी ऑफ फैलेट होने के और प्रेजेंस ऑफ डाउन सिंड्रोम, अगर डाउन सिंड्रोम है तो भी रिस्क फैक्टर ज्यादा हो जाता है। तो ये है हमारे कॉजेज और इटियोलॉजी ऑफ TOF के। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे 4 डिफरेंट जो डिफेक्ट उनमें क्या होता है। तो जो हमारे 4 वो डिफेक्ट हमने पढ़े थे वो कैसे होते हैं उसके बारे में आपको एक तरीके से पैथोफिजियोलॉजी भी हो जाएगी और आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द 4 डिफेक्ट एंड व्हाट इन विच 4 डिफेक्ट इज हैविंग विद द फीटस। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट वेंट्रिकल सेप्टल
डिफेक्ट, जिसको हम VSD भी कहते हैं, VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की। इसके लिए मुझे एक रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा हार्ट से रिलेटेड। ये हमारा डायग्राम हो गया है। तो ये हमारा पार्ट होता है क्या, एट्रियम, और ये हमारा पार्ट हो जाता है वेंट्रिकल, लोअर चैम्बर जिसको होता है। ओके, ये हमारा पार्ट हो गया। इसके बाद हमने देख लिया है कि ये तो हमारा हो गया है राइट, और ये पार्ट हो गया हमारा लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। तो हम ये नॉर्मल है हमारा, ये राइट एट्रियम हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब हम बात करें यहाँ पे वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। अगर वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, ऑफ कोर्स हम लोअर चैम्बर की बात कर रहे हैं, हम इस चैम्बर की बात कर रहे हैं, इस चैम्बर की, ठीक है, लोअर चैम्बर की, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अगर आप हार्ट का अगर आप थोड़ा सा मेमोराइज करेंगे डायग्राम, तो यहाँ पे हमारा होता है सेप्टल, ये हमारा सेप्टम होता है जो कि अलाउ करता है ब्लड को इधर से इधर जाने के लिए, एक तरीके से एक नोड का काम करता है, ठीक है। ये हमारे एक रास्ता होता है, यहाँ पे सेप्टम होता है नॉर्मली हार्ट में। बट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में क्या होता है कि ये हमारा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, जो स्टेनोसिस है, वो जो ये सेप्टम है वो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, जिससे कि क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स होते रहते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट डिजीज में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में कि जो सेप्टम जो हमारा होता है राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर के बीच में वो प्रेजेंट नहीं होता है, नहीं होता है। नॉर्मल हार्ट में प्रेजेंट होगा, बट इन दिस कंडीशन VSD में ये प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये हमारी आ गई है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड हम पढ़ेंगे, जो सेकंड डिफेक्ट मैंने बताया था पल्मोनरी स्टेनोसिस, सेकंड डिफेक्ट था हमारा पल्मोनरी स्टेनोसिस। अब सेकंड हमारा पल्मोनरी स्टेनोसिस अगर हम पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे इसमें क्या आ जाता है, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी चली गई है यहाँ से, ठीक है, वो आपको पता ही होगा। अगर नॉर्मल आप हार्ट का डायग्राम देखेंगे तो नॉर्मली हमारे यहाँ से क्या जाती है, पल्मोनरी आर्टरी जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी तो जा रही है, ये ठीक है, वो जाने भी यहीं से चाहिए, लेकिन क्या होता है, जो सेप्टम है हमारा यहाँ की बजाय वो हमारा प्रेजेंट हो जाता है यहाँ जस्ट नियर टू द पल्मोनरी आर्टरी, ये बिल्कुल इसके पास प्रेजेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जितना स्पेस हमारा पल्मोनरी आर्टरी को चाहिए था दे नीड, बट वो उसको नहीं मिल पाता बिकॉज ऑफ दिस सेप्टम जो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हुआ नहीं, जहाँ पे उसको होना चाहिए वो प्रेजेंट हो जाता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी के जस्ट नियर प्रेजेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी गई हुई है वो नैरो हो जाती है। नैरो मतलब जितना उसको स्पेस मिलना चाहिए था उतना स्पेस उसको नहीं मिल पाता है, और जिसकी वजह से इसको कंप्रेशन पड़ता है, इसकी वजह से नैरो हो गई है, ये कम हो गई है, जिससे कि ब्लड फ्लो में जो हमारा ब्लड फ्लो था उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। गॉट इट। तो ये है हमारा पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी स्टेनोसिस क्या है कि जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी हमारी गई थी राइट एट्रियम से होते हुए उसमें वो अपनी जगह है, तो बट जो सेप्टम हमारा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो होना था चैम्बर में, लोअर चैम्बर में, वो वहां ना होते वो प्रेजेंट हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी के जस्ट नियर, जिसकी वजह से पल्मोनरी आर्टरी को अपना पूरा स्पेस नहीं मिल पाता है, जिससे कि ब्लड फ्लो में जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड जा रहा था उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है और वो कंप्रेशन उस पर पड़ता है, तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी स्टेनोसिस। ये आपको डिजीज कंडीशन नेक्स्ट डिफेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट हमारा था वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या था, जो कि लोअर चैम्बर में हमारे राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर होते हैं उसके बीच में जो सेप्टम था वो प्रेजेंट नहीं होता है, जिससे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप होता रहता है। सेकंड हमारी है पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी स्टेनोसिस में क्या है, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी गई हुई थी यहाँ से, ये पल्मोनरी आर्टरी जो हमारी गई हुई थी, ये सेप्टम यहाँ प्रेजेंट ना होकर वो बिल्कुल जस्ट नियर टू पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसको उतना स्पेस नहीं मिल पाता, पल्मोनरी आर्टरी को ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है।
ये हमने पढ़े हैं 2 डिफेक्ट अबाउट द टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट में। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट थर्ड डिफेक्ट। तो हमारा थर्ड डिफेक्ट है ओवरराइडिंग, थर्ड डिफेक्ट है हमारा ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा। ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा। और हमारा इससे पहले कौन सा था? ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा लास्ट हमारा हो जाएगा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ओके, तो सबसे हम पहले थर्ड डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैं फिर से एक रफ डायग्राम बनाती हूँ हार्ट का। ऊपर वाला है हमारा अपर चैम्बर, नीचे वाला है हमारा लोअर चैम्बर। इसमें हमारा क्या होगा, जो अरोटा है, जो हमारा अरोटा जस्ट यहाँ से ऐसे निकलता है, ये तो हमारा एट्रियम है, ये में हमारा वेंट्रिकुलर है। ओके, ये जो हमारा अरोटा है यहाँ से वो यहाँ पे प्रेजेंट होने की बजाय यहाँ से ऐसे जाते हुए, जिसके बाद पूरी बॉडी में सप्लाई करता है उसकी ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करता है टू ऑल बॉडी। बट ये अरोटा यहाँ पे प्रेजेंट ना होके वो प्रेजेंट हो जाएगा हमारा यहाँ पे इस तरीके से बिटवीन सेप्टल डिफेक्ट जहाँ पे होना चाहिए था वहां पे सेप्टल डिफेक्ट है नहीं, ये अरोटा यहाँ पे प्रेजेंट हो गया है। तो जिससे कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी ले रहा है अरोटा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी ले रहा है। समझे? वो पूरा दोनों ब्लड, दोनों टाइप का ब्लड, ऑक्सीजन वाला भी और डीऑक्सीजनेटेड वाला भी ब्लड मिक्सअप हो रहा है। बिकॉज ऑफ क्योंकि अरोटा जहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए था हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से, वो प्रेजेंट हो रहा है हमारा राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के जस्ट मिड में, जहाँ पे हमारा सेप्टम होना चाहिए था जो अलाउ करता है ब्लड को, वहां पे ये हमारा अरोटा प्रेजेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होकर हमारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ये है हमारा ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा। समझ में आ गया होगा? ये हमारा हार्ट है, एक रफ डायग्राम मेरे मन में। ये हमारा अपर चैम्बर, ये हमारा लोअर चैम्बर है, ये हमारा एट्रियम, ये वेंट्रिकुलर, राइट एंड लेफ्ट। इसमें क्या होता है, नॉर्मली हमारा अरोटा हमारा यहाँ से निकल के जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। बट इन ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा में क्या होता है कि ये सेप्टम की जगह हमारा अरोटा शिफ्ट हो जाता है, यहाँ की बजाय अरोटा शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, जिसकी वजह से इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता रहता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ये हमारा ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा। नेक्स्ट है हमारा हाइपरट्रोफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी कौन सी होगी? अब ऑफकोर्स राइट प्लेस ये है और वेंट्रिकुलर भी यही है, तो प्रॉब्लम हमारी फोर्थ वाली जो प्रॉब्लम है वो यहाँ की है। तो इसमें क्या होता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में, जो हमारे यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी गई थी, पल्मोनरी आर्टरी हमारी जो गई थी यहाँ पे, उस पर कंप्रेशन पड़ रहा है, वो अपना जो जितना उससे ब्लड उसको सर्कुलेट करना था उतना कर नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ कंप्रेशन। तो ये क्या हो रहा है, जो राइट वेंट्रिकुलर उस पर प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है। जो हमारा ये हिस्सा है राइट वेंट्रिकुलर वाला, वो तो अपना काम और जोर से करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ पल्मोनरी आर्टरी प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है, तो उसको और ज्यादा पावर उसको लगानी पड़ रही है, ज्यादा जोर उसको लगाना पड़ रहा है टू फ्लो द ब्लड, टू पुश द ब्लड को आगे भेजने के लिए ये ज्यादा वर्क ले रहा है। तो जिसकी वजह से इसमें हमारी क्या हो जाती है, हाइपरट्रोफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाती है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ऑफ राइट वेंट्रिकुलर। तो ये है हमारे 4 डिफेक्ट जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट था हमारा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जिसको हम VSD कहते हैं। सेकंड था हमारा पल्मोनरी स्टेनोसिस जो कि सेप्टल डिफेक्ट अपनी जगह पे लोअर चैम्बर में प्रेजेंट ना होके वो प्रेजेंट हो जाता है हमारा अपर पल्मोनरी आर्टरी के बिल्कुल जस्ट पास में। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा। ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा में क्या हो जाता है कि अरोटा अपनी प्लेस पे ना होके जहां पे सेप्टम होना था वहां से निकलता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप होता रहता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। लास्ट हमारा ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा। ओवरराइडिंग अरोटा में क्या हो जाए, हमारी पल्मोनरी आर्टरी थी
वो अपना काम पूरा, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ब्लड फ्लो में, ब्लड को फ्लो करने में के टाइम पे, तो जिसकी वजह से ज्यादा वर्कलोड हमारा ये राइट वेंट्रिकुलर ले रहा है, उस पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, ज्यादा इसको काम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इसका ओवरराइडिंग ये यहाँ से बढ़ जाता है, ओवरराइडिंग हो जाता है, ओवरराइडिंग ऑफ राइट वेंट्रिकुलर, इसलिए इसको राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी इसकी हो जाती है। तो ये 4 डिफेक्ट आपके क्लियर है। टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट, अगर आपको ये चारों चीजें क्लियर हो जाएंगी तो ऑलमोस्ट काफी कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज जो कि पेट्स में है वो आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट, साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सबसे पहले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हो जाएगा हमारा ब्लू कलर ऑफ द स्किन, नेल्स, लिप्स व्हाइल क्राइंग एंड फीडिंग। जब बच्चा दूध पिएगा या क्राई करेगा तो उसके ब्लू कलर के नेल्स और स्किन का कलर भी ब्लू हो जाएगा। ब्लू कलर ऑफ स्किन, नेल्स, लिप्स ड्यूरिंग feeding and crying of baby। जब बच्चा फीड करेगा या जब रोएगा तो उसका जो कलर है वो, जो स्किन का वो कलर है वो ब्लू हो जाएगा बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। साइनोसिस उसमें आ जाएगा, क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ब्लड को सर्कुलेट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो हो नहीं रहा है, उसमें पहले ऑक्सीजन की ब्लड की कमी है, जिसकी वजह से जो रोएगा या दूध पिएगा उसका कलर ब्लू कलर का, उसका जो स्किन का कलर है और नेल्स का कलर है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा साइनोसिस एंड हाइपोक्सिया। उसको साइनोसिस भी होगा, हाइपोक्सिया होगा, टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होगी, जिसको हम क्या कहते हैं टेक्सटाइल, जिसको हम टेक्सटाइल बोलते हैं। ये आपका एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है। थर्ड आ जाएगा हमारा कूल एंड काम स्किन, जो उसके स्किन होगी, जो हाथ पैर होंगे वो बिल्कुल ठंडे रहेंगे मोस्ट ऑफ टाइम। किसके? बच्चे के जो हाथ पैर होंगे, जो स्किन की का जो टच करके अगर हम स्किन देखेंगे तो ज्यादातर मोस्ट ऑफ टाइम ठंडी ही रहेगी, कूल एंड काम स्किन। फिर आ जाएगा हमारा एलओसी में, अगर मे बी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस बच्चे को हो जाए कई बार, हमेशा नहीं, ये रेयर है, लेकिन कई बार बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन बच्चा अपना कॉन्शियस लेवल भी खो सकता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये हमने पढ़ लिया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या हमारा इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होगी। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या करेंगे? एज यूजुअल सबसे पहले हम क्या करते हैं? हिस्ट्री कलेक्शन, सेकेंड आ जाता है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर आ जाएगा हमारा चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में क्या आ जाएगा? चेस्ट एक्सरे में जो हार्ट की जो शेप आएगी ना बच्चे की, वो बूट शेप देगी, बूट शेप आएगी। जो हार्ट का जो शेप आएगी वो बूट शेप आएगी जब हम उसका एक्सरे कराएंगे। फिर आ जाएगा हमारा ईसीजी, हम इसमें करा सकते हैं ईसीजी। लास्ट हमारा कार्डियक कैथेटराइजेशन। तो ये है हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फर्स्ट है हमारा हिस्ट्री कलेक्शन, सेकंड इज फिजिकल एग्जामिनेशन, थर्ड इज चेस्ट एक्सरे। जब हम चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो बच्चे का हार्ट की जो शेप है वो बूट शेप आएगी। फिर है हमारा ईसीजी, देन हमारा लास्ट है कार्डियक कैथेटराइजेशन, जिसके थ्रू हम डायग्नोज कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। लास्ट हमारा आ जाता है मैनेजमेंट। इसमें हमारे दोनों आएंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट एंड मेडिकल मैनेजमेंट। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए सर्जिकल मैनेजमेंट ही इसमें कामयाब है। सिर्फ हम मेडिकल मैनेजमेंट से जो हमारे सिम्टम है उनको कंट्रोल कर सकते हैं, बट इसका ट्रीटमेंट मेडिकल मैनेजमेंट से नहीं हो सकता। इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट ही पॉसिबल है परमानेंट के लिए। सिर्फ मैनेजमेंट में हम जो हमारे सिम्टम है
ये हम उन्हीं को कंट्रोल कर सकते हैं। ओनली गिव ट्रीटमेंट टू ट्रीटमेंट हम देंगे साइनोसिस को ट्रीट करने के लिए, प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर साइनोसिस एंड हाइपोक्सिया। जो हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड देंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट जो प्रोवाइड देंगे वो सिर्फ ट्रीट करने के लिए देंगे, क्या चीज को, साइनोसिस को ट्रीट करने के लिए और हाइपोक्सिया को ट्रीट करने के लिए। इसके बाद हमारा आ जाएगा क्या है, सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में इसमें मेन दो तरीके से सर्जरी की जाती है, एक होती है हमारी जो टेम्परेरी बेसिस पे होती है और एक हमारी परमानेंट बेसिस पे होती है। अब हम कहेंगे कि हम पहले से परमानेंट सर्जरी क्यों नहीं कर लेते, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता देती हूँ। अगर बच्चे का डायग्नोज हो गया है, टेट्रोलॉजियो पैलेट डायग्नोज हो गया है, तो हम सबसे पहले ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट में हमारी सबसे पहले आ जाती है पैलेटिव सर्जरी। ये हमारी टेम्परेरी बेसिस पे होती है ये सर्जरी जब होती है जब बच्चा 1 साल से कम का होता है, जब बच्चा इंफेंट होता है 0 to 1 ईयर होता है जब बच्चा, ये सर्जरी हमारी तभी होती है क्योंकि बच्चे का हार्ट पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं होता है और बच्चे का हार्ट वीक होता है ड्यूरिंग द एज ऑफ इन्फेंसी। तो हम उसको इतना प्रेशर वाली सर्जरी और इतनी मेजर सर्जरी हम उसको नहीं कर सकते, इसलिए हमारी होती है पैलेटिव सर्जरी। इसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ऐसी सर्जरी कर देते हैं कि जिससे कि बच्चे को ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, जो उसको साइनोसिस और हमारा हाइपोक्सिया हो रहा है, उस सर्जरी में हम क्या करते हैं, इंप्रूव ऑक्सीजन लेवल, O2 लेवल। किसमें, पैलिएटिव सर्जरी। ये एक टेम्परेरी बेसिस पे सर्जरी होती है। दूसरी हमारी हो जाती है ब्लालोक सर्जरी, इसी का दूसरा पार्ट है हमारा ब्लालोक सर्जरी। ब्लालोक सर्जरी, इस सर्जरी में क्या करते हैं, हमारे जो ये और ये हमारी वेन आई होती है, ये वाली वेन हमारी आर्टरी हो जाती है सबक्लेवियन, और ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये सबक्लेवियन आर्टरी होती है। तो इसको हम इस आर्टरी को इससे कनेक्ट कर देते हैं, एक कनेक्शन बिठा देते हैं दोनों के बीच में, जिससे कि इसमें हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो सबक्लेवियन आर्टरी से हमें मिलता है। तो ये हमारे आ जाते हैं, इसमें हम सर्जरी के थ्रू इन दोनों में हम कनेक्शन कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं आपस में। तो ये हमारी दो इंपॉर्टेंट है टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट में। फर्स्ट जो मैंने पार्ट बताया था पैलिएटिव सर्जरी और दूसरी हमारी ब्लालोक सर्जरी। तो ये मैं दोनों में बता चुकी हूँ, ये टेम्परेरी बेसिस पे होती है। जो परमानेंट हमारी सर्जरी होती है जो कि आफ्टर द एज ऑफ 1 ईयर, और जब बच्चे का हार्ट कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाता है कि वो सर्जरी बियर कर सकता है, सहन कर सकता है, तो दूसरी हमारी सर्जरी आ जाती है कंप्लीट रिपेयर। दूसरी हमारी सर्जरी का नाम है कंप्लीट रिपेयर। ये हमारा परमानेंट सर्जरी भी है ऑफ टीओएफ की। ये हमारी परमानेंट सर्जरी है टीओएफ की। ये आफ्टर द 1 ईयर होती है और इसमें हम क्या करते हैं, पूरा जो हमारा हार्ट था, हार्ट में जो सेप्टम था, यहाँ पे से ये सेप्टम हटा दिया जाता है। दूसरा यहाँ पे सेप्टम को क्रिएट किया जाता है, ये सेप्टम को रिमूव किया जाता है। ये आफ्टर द 1 ईयर होती है और जो हमारा नॉर्मल सर्कुलेशन है, नॉर्मल जो भी हमारा सर्कुलेशन उसको मेंटेन किया जाता है, मेंटेन सर्कुलेशन इन कंप्लीट सर्जरी, कंप्लीट रिपेयर जिसको हम बोलते हैं, जिसको परमानेंट सर्जरी भी बोलते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट में। अब आ जाएगा, अब हमने सर्जरी के बारे में पढ़ लिया, अब आ जाएगा हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या क्या करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट। सबसे पहले हम नर्सिंग मैनेजमेंट में आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, एसएस, एचआर एंड बीपी, हार्ट रेट और बीपी करेंगे, कलर, स्किन का कलर देखेंगे। थर्ड आ जाएगा हमारा एसएस का फैटी
मतलब उसकी थकावट को असेस करेंगे और जो उसकी एक्टिविटी है उसको रिड्यूस करेंगे, फ्लूइड बैलेंस को इंस्पेक्ट करेंगे, मॉनिटर ईसीजी, रेट, रिदम, प्रोवाइड एडुकेट रेस्ट, उसको जो बच्चा है उसको प्रोवाइड एडुकेट रेस्ट देंगे और सेमी, ज्यादातर हम क्या करेंगे बच्चे को सेमी फॉरवर्ड पोजीशन प्रोवाइड करेंगे जिससे कि उसका जो ऑक्सीजन का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा बॉडी में, उसको ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, मेडिकेशन जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है हम उसको वो देंगे, बच्चे को कोशिश करेंगे कि हम बच्चे को रोने ना दें फॉर लॉन्ग टाइम, और थोड़ा बहुत बच्चा रोएगा लेकिन हम कोशिश करेंगे कि साइनोसिस या हाइपोक्सिया की कंडीशन उसमें क्रिएट ना हो, तो उसको रोने से हम जहां तक हो सकेगा रोकेंगे। फिर आ जाएगा हमारा उसका टॉय गेम्स में जो बैठ के सिटिंग पोजीशन में जो भी कंफर्टेबल गेम उसका होगा हम वो प्रोवाइड करेंगे। ट्रीट डिहाइड्रेशन एंड एनीमिया, प्रोवाइड नी चेस्ट पोजीशन, जो बच्चा है उसको नी चेस्ट पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड हम उसको आईवी फ्लूइड मेंटेन करेंगे, और एसिडोसिस बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हम उसको उसके एसिडोसिस को ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी ऑक्सीजन के बच्चे में डेफिशिएंसी है, दैट्स व्हाई। तो ये है हमारा कंप्लीट टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट। एक बार हम फिर से एक डिस्कशन कर लेते हैं। तो टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट हमारा क्या है? टेट्रोलॉजी कॉन्जेनिटल डिजीज है, ये कॉन्जेनिटल डिफेक्ट डिजीज है जो कि 4 डिफेक्ट से मिलके बनी है। हमारे 4 डिफेक्ट कौन कौन से? एएसटी, जिसको हम वीएसटी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, हमारा पल्मोनरी स्टेनोसिस जिसको हम कहते हैं ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा, नेक्स्ट है हमारा वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ये हमारे 4 डिफेक्ट हैं, 4 डिफेक्ट जो कि मैंने पैथोफिजियोलॉजी और हर डिजीज हर डिफेक्ट के बारे में डिटेल में बता दिया कि कैसे कहाँ पे क्या होना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ डिफेक्ट वो चीज वहां पे ना होके वो कहाँ पे हुई है। तो फर्स्ट हमारा वीएसटी था जो कि हमारा लोअर चैम्बर में, मतलब जो वेंट्रिकुलर था लेफ्ट एंड राइट, उसमें जो सेप्टम होना चाहिए था वो वहां पे प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से लोअर चैम्बर में ब्लड आपस में मिक्सअप होता रहता है। दूसरा था हमारा पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी स्टेनोसिस में क्या है? जो पल्मोनरी हमारी आर्टरी गई हुई थी वो सेप्टम लोअर वेंट्रिकल में ना होके वो बिल्कुल पल्मोनरी आर्टरी के पास आ जाता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी आर्टरी का जो ब्लड फ्लो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आता है, वो पूरा ब्लड फ्लो नहीं कर पाता। फिर हमारा आ जाता है ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा, जो अरोटा आना चाहिए था हमारा जहां से, वो कहां पे आ जाएगा? जो राइट वेंट्रिकुलर जहां पे सेप्टम होना चाहिए था वो वहां से क्रिएट होता है, जिसकी वजह से उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जाता है और उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी अरोटा में जाता रहता है, बट उसमें जाना चाहिए था सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, लेकिन उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो जा रहा है, साथ में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी उसके साथ ही जा रहा है, बिकॉज ऑफ सेप्टम की जगह पे वो है प्रेजेंट अरोटा। फिर हमारा आ जाता है वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में क्या था कि पल्मोनरी स्टेनोसिस अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, वो वहां पे प्रेजेंट कहां से आ रहा था? वो राइट वेंट्रिकुलर से, वो ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो हमारा क्या हो जाता है? वेंट्रिकुलर पे ज्यादा प्रेशर करना पड़ रहा है, ज्यादा काम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसको उसके स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से हाइपरट्रोफी हो जाती है। तो ये हमारे 4 पैथोफिजियोलॉजी और अबाउट द डिस्कशन ऑफ 4 डिफेक्ट। उसके बाद हमारा आ जाता है इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर। इटियोलॉजी में बताऊं तो इसका कॉजेज अभी तक अननोन है, कोई इसकी इटियोलॉजी नहीं है, बट रिस्क फैक्टर है कि अगर मदर अल्कोहल लेती है या उसकी एज अबाउट द एज ऑफ 40 है, या मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी वायरल इन्फेक्शन या वायरल इलनेस मदर को हो जाता है, लाइक रूबेला, देन डाउन सिंड्रोम है, या पेरेंट्स में हिस्ट्री है ऑलरेडी टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट की, तो ये सारे रिस्क कंडीशन है कि हमें टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट बच्चे को हो सकती है। फिर आ जाएगा हमारा हिस्ट्री कलेक्शन, सॉरी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम देख सकते हैं हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे। चेस्ट एक्सरे में हम क्या देख सकते हैं कि जो हार्ट की शेप होगी वो बूट शेप होगी, जिससे जो अगर टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट है तो उसमें हार्ट की शेप जो है वो बूट शेप आ जाती है। फिर है हमारा ईसीजी और लास्ट कार्डियक कैथेटराइजेशन, जिससे ये हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जिससे हम डायग्नोज कर सकते हैं कि टीओएफ है या नहीं। फिर आ जाएगा सर्जिकल मैनेजमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट। इसमें मेडिकल मैनेजमेंट से हम
सिम्टम्स को ट्रीट कर सकते हैं। इससे हम सर्जरी ही इसका सोल्यूशन है, सर्जरी ही इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है। इसमें हमारी सर्जरी दो टाइप्स की होती है, एक पैलिएटिव जिसको टेम्परेरी बेसिस पे होती है, जिससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। ये ज्यादातर ये सिर्फ 1 साल तक के मतलब इन्फेंट में ही ये कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्फेंट का हार्ट प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, वो ये सर्जरी बियर नहीं कर सकते। इट इज अ मेजर सर्जरी, दैट्स वाई। और हमारा सेकंड एक ब्लालोक सर्जरी आ जाती है, जिसमें हम सबक्लेवियन और पल्मोनरी आर्टरी को आपस में जोड़ देते हैं। फिर सेकंड आ जाएगी हमारी कंप्लीट रिपेयर। कंप्लीट रिपेयर में हम पूरा स्टीनोसिस को वहां से रिमूव कर देते हैं। एक स्टीनोसिस यहाँ पे क्रिएट किया जाता है जहाँ पे उसको होना चाहिए था। फिर आ जाएगा हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम जितने भी बच्चे का स्ट्रेस है वो कम से कम देंगे, कम से कम स्ट्रेस में उसको क्या करेंगे, उसको उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करेंगे, उसको जो कामी गेम्स हैं उसको वो प्रोवाइड करेंगे, और हम उसका कंटिन्यू बीपी और हार्ट रिदम चेक करते रहेंगे, उसका फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करेंगे, उसकी मॉनिटर करते रहेंगे, उसकी ईसीजी सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी उसको प्रोवाइड करेंगे, और बच्चे को हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा लंबे समय तक वो रोए ना, और क्वाइट एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करेंगे। कलर जो उसका स्किन का कलर है वो चेक करते रहेंगे, डिहाइड्रेशन को ट्रीट करेंगे, देन प्रोवाइड आईवी फ्लूइड प्रॉपरली बिकॉज ऑफ ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम डिहाइड्रेशन, और ट्रीटमेंट ऑफ एसिडोसिस बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम और एसिडोसिस भी प्रोवाइड करेंगे, तो ट्रीटमेंट करेंगे इसका। तो ये है हमारा टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। कंप्लीट होप सो कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।